नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमिक्स लाइव में। और दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है बहुत ही बढ़िया। आज हम एक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस प्रिंसिपल स्ट्रेन का। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। यार बहुत कम लोग जुड़े हैं, कहाँ गए सारे के सारे लोग यार? जल्दी जल्दी जुड़ो। तो जब तक स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तब तक मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट, आई होप मैसेज आ गया होगा ना। आज का मैसेज आज का आ गया होगा यार। मैंने मैसेज ऐप्स के थ्रू सेंड कर दिया था, तो आई होप मैसेज आप लोग को आ गया होगा। सो वेरी गुड इवनिंग टू अक्षय, शांतनु, नूर आलम। फोन अपडेट हो गया था। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, टेस्ट दे लेना यार, दोबारा दे लेना। सुल्तान यार वेरी गुड इवनिंग। मीनल जोशी गुड इवनिंग। प्रणाली वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, मैसेज नहीं आया? अबे मैसेज आया होगा, अबे मैसेज आया होगा। मैसेज आया है ना? मैसेज आया होगा यार, बिल्कुल आया होगा, ऐसा नहीं हो सकता मैसेज नहीं आया। चलो देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दी टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये हमने देख लिया था। क्यों? क्योंकि डिफाइन इन्हें करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, आपको डायरेक्शन भी चाहिए, आपको प्लेन भी बताना पड़ेगा किस प्लेन में ये एक्ट हो रहा है। क्लियर हो गई ये वाली बात? और हमने कल एक लास्ट क्लास में क्या देखा था? किसी एक वर्टिकल प्लेन पे अगर सिग्मा स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, तो उससे थीटा प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस कितना लगेगा, तो वो हमने चेक कर लिया था। सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा और सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। ठीक है ना, ये हम देख चुके हैं, ये चीज देख चुके हैं। ठीक है ना, तो ये लास्ट क्लास में देख चुके हैं। यार स्टूडेंट्स कम क्यों जुड़े हैं? स्टूडेंट्स क्यों कम हुए यार? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैसेज तो आ गया होगा ना? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। मैसेज तो आ गया होगा ना यार? चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप मैसेज आ गया होगा यार, ऐसे कैसे हो गया? मैसेज तो आना चाहिए था। चलिए ठीक है, आ गया होगा यार मैसेज। ठीक है, स्टूडेंट जुड़ रहे हैं यार, जल्दी 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 जुड़ो यार। चलो स्टार्ट करते हैं यार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में ये देख लिया था कि आपने किसी प्लेन पर, आपने किसी प्लेन पर अगर सिग्मा स्ट्रेस लगाया है वर्टिकल प्लेन पर, ठीक है, तो किसी एक ऑब्लिक प्लेन पर, किसी एक ऑब्लिक प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस कितना आएगा, ये हम देख चुके हैं। सो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है? ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग यार स्वाति, गुड इवनिंग। सो नॉर्मल स्ट्रेस कितना है? सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। और शियर स्ट्रेस कितना है? टाउ इज इक्वल टू सिग्मा साइन 2 थीटा। ये अपन देख चुके हैं कल। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग डालिए, अब आप लोग हेडिंग डालिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं यार, देखो मजेदार क्लास होने वाली है आज की। ठीक है, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का पहला टॉपिक हमारा है ये, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। चलिए लिखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है, स्ट्रेस इन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस ऑन 3D एलिमेंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस ऑन 3D एलिमेंट, ये अपने को देखना है। चलिए हेडिंग डालिए फटाफट। देखो यहां पर बहुत ध्यान से देखिए। ओहो, चलो देखते हैं ये चीज। लेट अस सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। अब हमें क्या करना है? स्ट्रेसेस को 3D एलिमेंट पर शो करना है। कैसे शो करेंगे ये देखते हैं हम लोग।
ठीक है, कैसे शो करेंगे ये देखते हैं हम लोग। देखो बहुत ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास आपको ऑलमोस्ट 3-4 सब्जेक्ट में हेल्प करेगी। देखो कैसे, चलो देखो, ये आपने क्या किया, ये एक प्लेन बनाया फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये आपने एक प्लेन बनाया और अब आप मुझे ये बताओ, ये एक प्लेन है, इस प्लेन पर x की वैल्यू सेम है, इस प्लेन पर x की वैल्यू सेम है और एक और प्लेन आपने बनाया, ये देखिए, ये एक ब्लू वाला प्लेन है, इसके लिए y की वैल्यू सारी इस प्लेन पे, ब्लू वाले प्लेन पे y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है। अब इसके बाद मुझे क्या बनाना है, एक और फेस बनाना है। देखिए चलो देखो, ये देखो बहुत ध्यान से, ठीक है, तो आपको एक क्यूब नजर आ रहा है, इसमें आपको एक क्यूब नजर आ रहा है। देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं व्हाइट से दिखाऊं, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है, ठीक है। सो ये व्हाइट वाला जो है ये क्या है, एक्स प्लेन है, इसको क्या बोल देंगे, एक्स फेस बोल देंगे, एक्स फेस। इस फेस पे x की वैल्यू कांस्टेंट है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, इसके हर पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कांस्टेंट है। अब ये ब्लू वाला देखिए, ये ब्लू वाला देखिए, दिस ब्लू वन इज कॉल्ड एज, ये देखो ये ब्लू वन जो है, ये ब्लू वन जो है इसे बोल देंगे हम वाई फेस। वाई फेस क्यों बोल देंगे, क्योंकि इसके हर कोऑर्डिनेट की वाई वैल्यू कांस्टेंट क्या होगी, वाई वैल्यू कांस्टेंट होगी, वाई वैल्यू कांस्टेंट होगी। ये बात समझ में आ रही है आप लोग को, ये बात समझ में आ रही है आप लोग को, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, जेड फेस हो गया। जेड फेस का मतलब क्या हो गया, इस फेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनका जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एंड स्ट्रेस इज ऑलवेज डिफाइंड एज, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, टू डिफाइन दी स्ट्रेस, टू डिफाइन दी स्ट्रेस वी नीड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एज वेल एज फेस। तो हम क्या करते हैं, फेस पहले लिखते हैं, डायरेक्शन बाद में लिखते हैं, फेस पहले लिखते हैं, डायरेक्शन बाद में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्स फेस को उठाऊं, यहां पर देखो, एक्स फेस को अगर मैं यहां पर ऐसे दिखाऊं, ये देखो, ये आपका एक्स फेस है, ये आपका एक्स फेस है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक्स फेस है। अब देखो, इस एक्स फेस पे, इस एक्स फेस पे एक स्ट्रेस लगा, जो क्या है, एक्स फेस में लगा, किसके पैरेलल है, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है। सो इस फेस में एक स्ट्रेस लगा जो कि एक्स फेस में है, एक्स डायरेक्शन में है। सो इसे, ये नॉर्मल स्ट्रेस होगा कि नहीं होगा, दिस विल बी नॉर्मल स्ट्रेस। बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला जो स्ट्रेस होगा, ये वाला जो स्ट्रेस होगा, ये देखिए, इसको देखिए, यहां से ऐसे निकल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। सो दिस, ये वाला जो मार्कर पेन है, ये देखिए, ये क्या है, इस वाले फेस के क्या है, ठीक है, पैरेलल है, इसके परपेंडिकुलर, सॉरी, ठीक है, ये चीज हो गया। सो एक्स फेस के, अब उसके बाद देखिए, एक और स्ट्रेस दिखाता हूं मैं आप लोग को, देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं ये दिखाऊं, यस, ठीक है, क्योंकि मैं क्या दिखा रहा हूं, फेस और डायरेक्शन दोनों दिखा रहा हूं। अब देखिए बहुत ध्यान से, ये वाला स्ट्रेस, ये वाला स्ट्रेस, ये वाला स्ट्रेस किस डायरेक्शन में, ये रेड वाला, ये रेड वाला एक्स फेस में है, क्योंकि ये पैरेलल है, क्योंकि ये वाला स्ट्रेस क्या है, पैरेलल है। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, सॉरी, स्ट्रेस इन एक्स फेस इन विच डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, ठीक है, स्ट्रेस इन एक्स फेस इन वाई डायरेक्शन। एक और स्ट्रेस दिखाता हूं मैं यहां पर, देखिए बहुत ध्यान से, ये वाला, ये वाला, ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला, ये भी क्या है, पैरेलल टू दिस फेस है, पैरेलल टू दिस, इसको मैं क्या बोल दूंगा, shear stress in x phase in which direction, z डायरेक्शन। समझ में आ गया, shear stress in x phase in y डायरेक्शन। ऐसी y फेस में कितने स्ट्रेस लग सकते हैं, y फेस को दिखाता हूं मैं आप लोग को, जैसे ब्लू वाला y फेस है, y फेस को मैंने यहां पर दिखा दिया, देखिए बहुत ध्यान से, ये y वाला फेस है, ये y फेस है। अब देखो, y फेस में एक स्ट्रेस ये लग सकता है, स्ट्रेस इन y फेस इन y डायरेक्शन, ये नॉर्मल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस प्लेन के नॉर्मल हो जाएगा, यस और नो,
ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला देखिए, ये रेड वाला, ये रेड वाला, ये रेड वाला क्या है, इस प्लेन के पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस इन वाई फेस इन विच डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब ये ग्रीन वाला देखिए, ये ग्रीन वाला देखिए, ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला क्या है, शियर स्ट्रेस इन वाई फेस इन विच डायरेक्शन, इन जेड डायरेक्शन। सो एक फेस पे 3 स्ट्रेस लग रहे हैं, वाई फेस में भी 3 स्ट्रेस लगे, ऐसी मैं जेड फेस ले सकता हूं। देखो जेड फेस लेता हूं बहुत ध्यान से, ठीक है, जेड फेस लेता हूं, ये आपका जेड फेस है। ठीक है, अब इस जेड फेस में देखो बहुत ध्यान से, एक ये स्ट्रेस लग सकता है, ये वाला स्ट्रेस बाहर की तरफ, मतलब ये अगर जेड फेस है तो ये देखो, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, सो ये क्या हो गया, स्ट्रेस इन जेड फेस इन विच डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। अब बहुत ध्यान से देखिए, व्हाइट वाला दिखाता हूं, ये क्या है, शियर स्ट्रेस इन जेड फेस, शियर स्ट्रेस इन जेड फेस, ठीक है, शियर स्ट्रेस इन जेड फेस इन विच डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। और ये वाला अगर मैं स्ट्रेस दिखाऊं, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्या है, शियर स्ट्रेस इन जेड फेस इन विच डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। तो तीनों फेस में कितने स्ट्रेस लग रहे हैं, 9 स्ट्रेस लग रहे हैं। ठीक है, 3 नॉर्मल स्ट्रेस और 6 शियर स्ट्रेस। फटाफट बना लीजिए। फटाफट, ये सबको समझ में आया, सबको समझ में आ गया। एक फेस में 3 स्ट्रेस लग रहे हैं, ठीक है, एक नॉर्मल, 2 शियर, ऐसे ही 2 और फेस हैं आपके पास, एक्स फेस, वाई फेस और जेड फेस। फटाफट लिखो, फटाफट लिखिए। अब देखो बहुत ध्यान से, आई होप लिख लिया होगा। अब देखो बहुत ध्यान से, विल टेक द सेम क्यूब। अब देखो हमने क्या किया, क्यूब लिया, ये क्यूब हमने ले लिया, ठीक है, so this is x, this is sorry, this is y, this is x, this is z एक्सिस। ठीक है, अब देखो इस क्यूब में क्या लगा हुआ है, ठीक है, ये लेंथ कितनी है, ये dy लेंथ है, लेट अस सपोज दिस लेंथ इज dy लेंथ, ठीक है, दिस लेंथ इज dz लेंथ एंड दिस लेंथ इज dx लेंथ, लेट अस सपोज ये ऐसे है। ठीक है, अब देखो इस क्यूब में क्या लग रहा है, एक स्ट्रेस लगा, दैट इज ये शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस किस फेज में लगा, एक्स फेज में लगा, किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में लगा। और यहां पर भी एक आपका क्या लगा, ठीक है, यहां पर भी आपका क्या लगा, टाउ डैश इन विच फेज, इन वाई फेज, और इन विच डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन, सॉरी, यहां पर क्या हो गया, इन एक्स फेज इन वाई डायरेक्शन, एंड दिस इज टाउ इन विच फेज, इन एक्स फेज इन वाई डायरेक्शन। ये टाउ डैश है, ये क्लियर हो गई वाली बात। अगर आपका ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, अगर ये क्यूब, इस क्यूब में ये 2 स्ट्रेस लग रहे हैं, ठीक है, इस क्यूब में ये 2 स्ट्रेस लग रहे हैं, टाउ एक्स वाई, टाउ डैश एक्स वाई, टाउ डैश एक्स वाई, ये 2 स्ट्रेस लग रहे हैं। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, अब बहुत ध्यान से देखिए, अगर ये क्यूब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, फॉर टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर ये क्यूब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, तो इसमें लगने वाले सारे फोर्सेस, सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0, एंड सम ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0। यस और नो। अब देखो हम क्या करते हैं, अगर ये क्यूब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, देखो बहुत ध्यान से, हम यहां पर ये मान के चल सकते हैं,
summation of forces in the y direction should be equals to 0. summation of forces in the y direction should be equals to 0. अब देखो summation of forces निकाल देते हैं. ये shear stress है, हम forces को equate कर रहे हैं, stresses को equate नहीं कर रहे हैं. इस stress को अगर मुझे force में convert करना होगा तो कैसे करूंगा? टाउ एक्स वाई, और ये कितने एरिया में लग रहा है? डी वाई एरिया में और डी जेड एरिया में. क्लियर हो गई ये वाली बात? इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से ये प्लस है, देखो प्लस वाले को पॉजिटिव मान लिया और ये नीचे आने वाले को नेगेटिव मान लिया. सिंपल मैकेनिक्स है. इसे प्लस माना, माइनस माइनस ये क्या है? टाउ डैश एक्स वाई इनटू कितने एरिया में लग रहा है ये देखो कितने एरिया में लग रहा है? डी जेड एरिया में, डी जेड लेंथ में और डी वाई लेंथ में. एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 0. दिस शुड बी इक्वल्स टू E0. अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर जो चीज कैंसिल आउट हो रही है उसे काट सकते हैं. डी वाई डी एक्स डी वाई डी जेड आपका कट गया. सो बचा क्या आपका? टाउ एक्स वाई शुड बी इक्वल्स टू टाउ डैश एक्स वाई. मतलब इन दोनों कंपोनेंट, ये दोनों शेयर कंपोनेंट क्या होंगे आपके? सेम होंगे. ये दोनों शेयर कंपोनेंट क्या होंगे आपके? सेम होंगे. ये आपका केस 1 है. ये आपका केस 1 है. समझ में आया आपको? ये दोनों जो शेयर स्ट्रेस हैं, ये वाला शेयर स्ट्रेस और ये वाला शेयर स्ट्रेस, दे विल बी इक्वल. ये इक्वल होंगे. नेटवर्क प्रॉब्लम, इज इट फ्रॉम माई साइड? देखिए, दो स्टूडेंट हु आर फेसिंग द नेटवर्क प्रॉब्लम, कैन you have the link, you can watch it in the offline manner. Getting my point? कोई भी स्टूडेंट को अगर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, so he or she can watch this session in offline. I will update this link in the app. Directly you can log in and watch this session. चलो अब देखो बहुत ध्यान से. नाउ विल टेक अप द सेकंड केस. नाउ विल टेक अप द सेकंड केस. केस 2 आपका क्या है? केस 2 आपका क्या है? यही क्यूब ले लेते हैं हम. चलो देखो बहुत ध्यान से. नाउ क्या क्या स्ट्रेसेस लग रहे हैं? ये लग रहा है दिस एंड दिस, ठीक है. और देखो बहुत ध्यान से, ठीक है, एंड दिस और ये दिस. तो ये क्या है? दिस इज x and y and z. So this length is dy length, this thickness is dz thickness, and this is nothing but dx. अब देखो बहुत ध्यान से देखिए. लेट अस सपोज दिस इज नथिंग बट, ये स्ट्रेस आपका क्या है? टाउ इन विच फेस? इन एक्स फेस. इन विच डायरेक्शन? इन वाई डायरेक्शन. एंड दिस इज नथिंग बट टाउ इन एक्स फेस in y direction, and this is nothing but tau in y face in x direction. This is also tau dash in y face in x direction. ठीक है. अब देखो हम यहां पर क्या कर सकते हैं? टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, to be in static equilibrium, summation of fy should be equals to 0. summation of fy should be equals to 0. this will leads to, अगर fy equals to 0 है तो देखिए tau yx into, ये कितने एरिया में लग रहा है? ये देखो ये इतने एरिया में लग रहा है. dz लेंथ और ये dz लेंथ into dx. ठीक है. ये देखो इसे हम क्या मान लेंगे? इस एरो को पॉजिटिव मान लेंगे, लेफ्ट राइट से लेफ्ट जाने वाले को हम नेगेटिव मान लेंगे. ठीक है. सो ये आपका पॉजिटिव है. माइनस ये क्या हो जाएगा? टाउ डैश वाई एक्स इनटू, ये कितने एरिया में लग रहा है? dx एरिया में, dz एरिया में, इज इक्वल टू 0. अब यहां से आप क्या कर सकते हो? जो चीज कट रही है उसे कैंसिल आउट. ये dz से dz कट गया, ठीक है, dx से dx कट गया. सो इट इज अगेन हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया? टाउ ऑफ वाई एक्स शुड बी इक्वल टू टाउ डैश वाई एक्स. इसका मतलब क्या हो गया? वाई एक्सिस में भी जो दो शेयर स्ट्रेस लग रहे हैं ये भी इक्वल है. वाई एक्सिस में, वाई फेस में भी जो दो शेयर स्ट्रेस लग रहे हैं वो भी इक्वल है.
क्लियर हो गई? सो हम क्या कर सकते हैं इसे, हम इसको इस क्यूब में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो कैसा क्यूब हमारे पास बन जाएगा। नाउ दिस क्यूब कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। दिस क्यूब कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। ये देखो बहुत ध्यान से, तो उसका क्या मतलब हुआ, ये जो दो शेयर स्ट्रेसेस हैं दे आर इक्वल। ये जो दो शेयर स्ट्रेसेस हैं दे आर इक्वल। कौन कौन से इक्वल है, देखो बहुत ध्यान से। एक तो ये, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टाउ एक्स वाई, ठीक है, ये भी इक्वल है, टाउ एक्स वाई। और ये देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टाउ वाई एक्स, और इसे क्या लिख सकता हूं, इसको भी मैं लिख सकता हूं टाउ वाई एक्स। मतलब ये दोनों इक्वल है, हॉरिजॉन्टल वाले दोनों इक्वल है, वर्टिकल दोनों इक्वल है। अब हम क्या कर सकते हैं, टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम हम क्या कर सकते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट शुड बी इक्वल टू जीरो। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मोमेंट निकाल लेता हूं। देखो बहुत ध्यान से, मैं लेट अस सपोज इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है, ओ ओ है, ओ ओ डैश है, ओ ओ डैश के अबाउट क्या कर सकता हूं, मैं मोमेंट निकाल सकता हूं। वो मैं मोमेंट निकाल सकता हूं। ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है, ठीक है। और ये लेंथ कितनी है, ये डी वाई लेंथ है, ठीक है, ये डी जेड लेंथ है, और ये कितनी लेंथ है, ये डी एक्स लेंथ है, ठीक है। मोमेंट अबाउट ओ ओ, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ओ ओ डैश शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर ये इक्वेशन बनती है, यहां पर मोमेंट की इक्वेशन लगाते हैं। हम हमेशा फोर्सेस और मोमेंट को बैलेंस करते हैं, हम स्ट्रेसेस को इक्वेट नहीं कर रहे हैं यहां पर। सिग्मा एफ एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो, देखो ना बहुत ध्यान से। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये हाँ ठीक है, समेशन ऑफ, हाँ ठीक है, ये एक्स होगा, ठीक है, ठीक, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही आपने कही है, एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो, यस, ठीक है। अब देखिए, मोमेंट अबाउट ओ डैश ओ डैश, ओ ओ डैश के अगर जीरो करना है तो देखो बहुत ध्यान से क्या चीज होगा। अब आप मुझे ये बताइए, क्या इस शेयर का, इसको अगर मैं फोर्स में कन्वर्ट करता हूं, इस फोर्स का मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ मुझे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है कि नहीं होता है? और ये जो फोर्स है, इस फोर्स का भी मोमेंट अबाउट ओ ओ डैश क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा? अब देखो बहुत ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ, दो फोर्सेस हैं, ये जो फोर्स है इसको मैं फोर्स में कन्वर्ट करता हूं, फोर्स में कन्वर्ट करूंगा, कैसे करूंगा, टाउ एक्स वाई इंटू कितने एरिया में लग रहा है, ये डी वाई एरिया डी जेड एरिया। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है, डी एक्स लेंथ है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी एक्स है। ये कैसा मोमेंट देगा, ये कैसा मोमेंट देगा, टेल से हेड की तरफ, टेल से हेड की तरफ, इस पॉइंट की तरफ आओगे तो कैसे आओगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप कैसे आ गए, ये एंटी क्लॉकवाइज आ गए, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो इस वाले को देखिए बहुत ध्यान से, ये देखो ये वाले को, ये देखिए टाउ वाई एक्स, देखो बहुत ध्यान से, ये जो है आपका टाउ वाई एक्स, ठीक है। इसका मोमेंट अगर मैं ओ ओ डैश पे लूंगा तो कैसा आएगा, टेल से, इस एरो के टेल से इसके हेड की तरफ, इस पॉइंट की तरफ कैसे आ रहे हो आप, क्लॉकवाइज आ रहे हो, क्लॉकवाइज आ रहे हो। समेशन ऑफ मोमेंट शुड बी इक्वल टू जीरो, क्लॉकवाइज आ रहे हो तो क्या लिख सकते हो आप यहां पर, तो इसको मैंने पहले फोर्स में कन्वर्ट करूंगा, इसको पहले मैं फोर्स में कन्वर्ट करूंगा, इज इक्वल टू टाउ ऑफ वाई एक्स इंटू कितने एरिया में लग रहा है, ये dz विड्थ में लग रहा है, और ये dx लेंथ में लग रहा है, dz इंटू dx, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, dy लेंथ है, इसकी dy लेंथ है। दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, ये दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल होंगे तभी ये बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी। तो आप यहां से क्या कट कर सकते हैं, जो भी चीज आपकी कांस्टेंट है वो, ये तीनों चीजें आपकी कैंसिल आउट हो गई, dz dy dx ये आपकी कैंसिल आउट हो गई। इसका क्या मतलब हो गया, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट दिस एज टाउ वाई एक्स इज इक्वल टू टाउ ऑफ एक्स वाई, टाउ ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू टाउ ऑफ एक्स वाई। ये समझ में आया सबको, टाउ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ ऑफ वाई एक्स। सबको समझ में आया, जल्दी बताइए मुझे, सबको समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट? ठीक है ना,
सो इसका क्या मतलब हो गया, बहुत ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास एक 3D एलिमेंट है, अगर मेरे पास कोई एक 3D एलिमेंट है, देखो बहुत ध्यान से, देखो बहुत ध्यान से, ठीक है, इस 3D एलिमेंट में मैंने अगर एक स्ट्रेस लगाया, ये टाउ इन विच फेस, इन एक्स फेस, इन विच डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, अगर मैंने एक स्ट्रेस निकाल लिया, मैं बाकी सारे निकाल सकता हूं। कैसे? इसको बैलेंस करने के लिए मेरे पास क्या आएगा, इसको बैलेंस करने के लिए मेरे पास ये आएगा टाउ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब देखो ये दोनों मिलके कैसा कैसा मोमेंट क्रिएट करेंगे, ये दोनों मिलके कैसा मोमेंट कर रहे हैं, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज कपल क्रिएट कर रहे हैं, तो इन्हें बैलेंस करने के लिए क्लॉकवाइज कपल भी जनरेट होगा। क्लॉकवाइज कपल कैसे जनरेट होगा, ऐसे ऐसे, देखो ये क्लॉकवाइज कपल जनरेट हो गया, तो ये वैल्यू कितनी होगी, दिस वैल्यू इज नथिंग बट टाउ ऑफ वाई एक्स, और ये कितनी है, टाउ ऑफ वाई एक्स, ये दोनों भी इक्वल है, और आपको पता है ये भी इक्वल है, टाउ वाई एक्स शुड बी इक्वल टू टाउ ऑफ एक्स वाई बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस, टाउ ऑफ एक्स वाई बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। सो दीज आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। मतलब अगर मेरे पास कोई एक एलिमेंट है, तो उस पर अगर एक शियर फोर्स लग रहा है टाउ, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं बाकी सारे निकाल सकता हूं, ये और ये, इनकी सबकी वैल्यू क्या होगी, टाउ होगी। सो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शियर। तो आप ये लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शियर। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शेयर। तो ये जो आपको फ्री फोकट में मिल गए ना, ये दोनों ये जो फ्री फोकट में मुझे मिल गए हैं, ये कैसे मिले हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री शेयर हैं, ये और ये कैसे आए, कैसे बता सकते हो इनकी वैल्यू इक्वल है, वी गेट इट फ्रॉम मोमेंट बैलेंस। हमने क्या किया, मोमेंट बैलेंस किया है, तो वी गेट कॉम्प्लीमेंट्री शेयर बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट बैलेंस। सबको समझ में आया ये चीज? ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, मोमेंट बैलेंस कॉन्सेप्ट हो गया। ये लीजिए प्रीवियस पेज लिख लीजिए, फटाफट लिखिए। रिटन एवरीवन, सबने लिख लिया? चलो बढ़िया, ये भी लिख लीजिए फटाफट। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं यहां पर, ठीक है, अगर एक स्ट्रेस दिया है, इफ वन स्ट्रेस इज गिवन, तो आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, ड्रॉ रिमेनिंग 3, ड्रॉ रिमेनिंग 3, आपको बाकी 3 आपको ड्रॉ करने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये बॉडी दी हो, ये एलिमेंट दिया हुआ है, इस एलिमेंट पे जो शेयर लग रहा है, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में शेयर लग रहा है, बाकी 3 बना सकते हैं आप। देखो इसे बैलेंस करने के लिए यहां पर एक इस फेस में एक शेयर आएगा। अब ये दोनों मिलके कैसा मोमेंट दे रहे हैं, ये दोनों मिलके एंटी क्लॉकवाइज कपल क्रिएट कर रहे हैं, तो इन्हें बैलेंस करने के लिए क्लॉकवाइज कपल आएगा। कैसे, ये ऐसे, इन सब की वैल्यू टाउ होगी।
समझ में आ गया कैसे कॉम्प्लीमेंट्री शेयर ड्रॉ करते हैं? ये दोनों मिलके, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन अगर ऐसे दिया हो, फॉर एग्जांपल किसी फेस में अगर आपको शेयर स्ट्रेस दिया हो, फॉर एग्जांपल ऐसे शेयर दिया है इस वाले फेस में, तो इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, इस वाले को बैलेंस करने के लिए, इस शेयर को बैलेंस करने के लिए, इस शेयर को बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, एक और शेयर आएगा इस डायरेक्शन में, टाउ। अब ये दोनों मिलके कैसा मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ये आपका क्लॉकवाइज कपल क्रिएट कर रहे हैं। इसको बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज कपल आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज कपल कैसे आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका क्लॉकवाइज है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे, ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज कपल क्रिएट होगा। तो किसी एक एलिमेंट पे आपको अगर एक शेयर दिया हो, बाकी सारे निकाल सकते हो। ठीक है ना। अब देखो ये, आई होप ये कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में आ गया होगा। जल्दी बताइए मुझे, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोग को यहां तक? चलिए बहुत ध्यान से देखते हैं आगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो 9 एलिमेंट है, इन 9 एलिमेंट्स को, हमारे पास ये 9 एलिमेंट्स है ना, 9 एलिमेंट्स है, एक एक फेस पे 3 स्ट्रेस आए हैं, एक एक फेस पे 3 स्ट्रेस आए हैं, ठीक है ना। अब देखो 9 एलिमेंट हमारे पास है, इन्हें हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप हेडिंग डालिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेसेस इन मैट्रिक्स फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ representation of stress in matrix form, in matrix form, representation of stress in matrix form, ये हेडिंग डालिए आप। इन मैट्रिक फॉर्म कैसे कर सकते हैं, आप देखो, एक्स फेस की अगर मैं बात करूं, एक्स फेस की, वाई फेस की अगर मैं बात करूं, और जेड फेस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तीनों में ही 3 3 स्ट्रेस आए थे, सिग्मा एक्स एक्स आया, ठीक है, टाउ एक्स वाई आया, टाउ एक्स जेड आया, ठीक है। वाई फेस में नॉर्मल स्ट्रेस इन वाई फेस इन वाई डायरेक्शन, shear stress in y face in x direction, shear stress in y face in z direction। z फेस में नॉर्मल स्ट्रेस इन z फेस इन z डायरेक्शन, shear stress in z फेस इन y डायरेक्शन, shear stress in z फेस इन x डायरेक्शन। इसको अगर मैं एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, इसको अगर मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, देखिए बहुत ध्यान से, ठीक है। इसको मैट्रिक्स में अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, तो देखिए मैट्रिक्स में ऐसे रिप्रेजेंट होगा ये, ठीक है, x y और z, ये कंपोनेंट भी x y और z। आप मैट्रिक्स में कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स में क्या होता है, रो इंटू कॉलम होता है कि नहीं होता है, रो इंटू कॉलम होता है कि नहीं होता है, और यहां पर आप क्या कर रहे हो, फेस इंटू डायरेक्शन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो इसी के हिसाब से हमें क्या करनी होती है, मैट्रिक्स बनानी होती है, रो इंटू कॉलम और फेस इंटू डायरेक्शन। अब देखो पहला रो मतलब पहला फेस, एक्स फेस और कौन सा, एक्स डायरेक्शन, एक्स फेस और एक्स डायरेक्शन, तो ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फेस आपका एक्स है, डायरेक्शन वाई है, फेस आपका एक्स है, डायरेक्शन वाई है, तो क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस इन एक्स फेस इन वाई डायरेक्शन, शियर स्ट्रेस इन एक्स फेस इन जेड डायरेक्शन। इसी तरीके से, ठीक है, अब आपका फेस ये है और डायरेक्शन ये है, तो फेस आपका क्या है, वाई फेस है, डायरेक्शन एक्स है, तो शियर हो जाएगा, शियर इन वाई फेस इन एक्स डायरेक्शन, नॉर्मल स्ट्रेस इन वाई फेस इन वाई डायरेक्शन, शियर इन वाई फेस इन जेड डायरेक्शन। अब देखो z और x, मतलब फेस आपका z है, x डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, शियर होगा, शियर इन z फेस इन x डायरेक्शन, शियर इन z फेस इन y डायरेक्शन, नॉर्मल स्ट्रेस इन z फेस इन z डायरेक्शन। ये समझ में आई, ये जो आपने मैट्रिक्स बनाई है स्ट्रेस की, ये समझ में आई आप लोग को, ये मैट्रिक्स समझ में आई आप लोग को? जल्दी बताओ मुझे, कैसे आपने रो को फेस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम को डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दिया।
अब आप मुझे ये बताइए ये कितने एलिमेंट हैं इस मैट्रिक्स में, 3x3 में कितने एलिमेंट, हमें कितने एलिमेंट चाहिए, मिनिमम कितने एलिमेंट चाहिए एक स्ट्रेस मैट्रिक्स बनाने के लिए, जल्दी बताओ मुझे, हमें मिनिमम कितने एलिमेंट चाहिए एक स्ट्रेस मैट्रिक्स बनाने के लिए, जल्दी जल्दी मुझे आंसर करेंगे सब लोग। जल्दी जल्दी बताओ मुझे। थैंक यू सो मच स्वप्नली, थैंक यू सो मच। अब आप मुझे ये बताइए हमें कितने मिनिमम, ठीक है, वेरी गुड नितिन, बहुत बढ़िया यार, यस 6। क्योंकि देखिए ना, अभी आप देखो बहुत ध्यान से, आपने क्या देखा, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस जो आपका है, कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस देखिए ना, टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स था कि नहीं था, जल्दी बताओ मुझे, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स। इसी तरीके से मैं टाउ जेड एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, टाउ एक्स जेड लिख सकता हूं कि लिख सकता हूं, और टाउ जेड वाई को भी मैं क्या लिख सकता हूं, टाउ जेड वाई वाई जेड लिख सकता हूं, टाउ वाई जेड। ये तीनों तो इक्वल होंगे ना, ये तीनों तो इक्वल होंगे, ठीक है ना, ये तीनों तो इक्वल होंगे। अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, मैंने स्ट्रेस एलिमेंट क्या बनाया था, सिग्मा एक्स एक्स टाउ एक्स वाई टाउ एक्स जेड, ठीक है, टाउ वाई एक्स। अब देखो इस टाउ वाई एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, टाउ एक्स वाई लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, टाउ एक्स वाई लिख दिया, टाउ एक्स वाई लिख दिया, क्योंकि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, नॉर्मल सिग्मा वाई वाई, और ये देखिए टाउ वाई जेड। अब यहां पर टाउ, यहां पर जेड एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स जेड लिख सकता हूं, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, और टाउ यहां पर क्या आना चाहिए था, जेड वाई आना चाहिए, जेड वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वाई जेड लिख सकता हूं, एंड दिस इज सिग्मा जेड जेड। तो अब देखो बहुत ध्यान से, इट मींस मुझे कितने एलिमेंट चाहिए, मुझे 3 नॉर्मल एलिमेंट चाहिए, 3 नॉर्मल एलिमेंट चाहिए, और 3 शेयर एलिमेंट चाहिए। शेयर एलिमेंट कौन कौन से हैं, देखिए बहुत ध्यान से, एक तो ये, ठीक है, एक तो ये, और एक ये। वी नीड 6 एलिमेंट टू रिप्रेजेंट दी स्ट्रेस मैट्रिक्स, 3 डायमेंशनल स्ट्रेस मैट्रिक्स। क्लियर हो गई वाली बात, वी नीड, ठीक है, 6 एलिमेंट्स टू रिप्रेजेंट दी स्ट्रेस मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये नोट के फॉर्म में लिख लीजिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नोट के फॉर्म में लिख लीजिए। क्या नोट के फॉर्म में लिखना है, नोट के फॉर्म में क्या लिखना है आपको, ठीक है, सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई सिग्मा जेड जेड, और ये क्या है, सिग्मा एक्स वाई, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, टाउ एक्स वाई, ठीक है, टाउ एक्स जेड, टाउ वाई जेड। वी नीड दिस 6 एलिमेंट टू रिप्रेजेंट अ 3 डायमेंशनल स्ट्रेस इन अ 3D एलिमेंट। So we need 6 stress element, 6 stress element required to represent stress at point, in 3D element। ये लिख लीजिए, वी नीड 6 स्ट्रेस एलिमेंट, ठीक है, रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट स्ट्रेस एट पॉइंट इन 3D एलिमेंट। तो 6 स्ट्रेस एलिमेंट हमें चाहिए एक 3 डायमेंशनल एलिमेंट में स्ट्रेसेस शो करने के लिए, 3 नॉर्मल और 3 शेयर। ठीक है, ये देखते देखते आप मुझे ये बताइए कि बहुत ध्यान से मुझे देख के बताइएगा कि अगर ये आपकी ये आपका एक रो है, ये रो और ये वाला कॉलम, ये वाला रो और ये वाला कॉलम क्या सिमिलर है, जल्दी बताओ मुझे, ये वाला रो और ये वाला कॉलम सिमिलर है क्या, जल्दी बताओ मुझे।
फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सिमिलर है क्या? अगर मैं इन्हें ट्रांसफर करता हूं तो सेम आएंगे कि नहीं आएंगे भाई? अगर मैं इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करता हूं तो विल गेट सेम सेम एलिमेंट्स। इसी तरीके से सेकंड रो को अगर मैं सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करूं, बहुत ध्यान से देखिए मुझे, ये सेकंड रो को अगर मैं सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करूं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो सेम आएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करूं सेम आएगा। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करूं, थर्ड रो को अगर मैं थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करूं तो सेम आएगा। इसका मतलब किसी मैट्रिक्स में अगर रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो और सेम आता है तो वो मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। दैट मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो इसको हम क्या बोल सकते हैं मैथ के टर्म में? कन्वर्ट रो इनटू कॉलम, वी गेट सेम मैट्रिक्स, वी गेट सेम मैट्रिक्स, सेम मैट्रिक्स हमें मिलेगी। और ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं और सेम रहती हैं उन्हें बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, अगर ऐसी होती है दैट मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हो गया? स्ट्रेस मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्ट्रेस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्ट्रेस मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये देखो 1 करोड़ रुपए का पॉइंट है ये। स्ट्रेस मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पूरी एमटेक इस एक लाइन पर डिपेंडेंट है। कोई अगर स्टूडेंट एमटेक करेगा ना स्ट्रक्चर एनालिसिस में तो इसी पे ही खेलेगा, मैट्रिक्स एनालिसिस में ही खेलते हैं वो लोग। सबको समझ में आया ये चीज? 1 करोड़ रुपए वसूल हुए कि नहीं हुए तुम लोग के, ये बताओ। अच्छा चलो नोट के फॉर्म में मुझे एक आंसर करो, फटाफट मुझे एक आंसर बताइए। एक नोट के फॉर्म में मुझे बताइए, अगर 2D स्ट्रेस मैट्रिक्स है, 2D स्ट्रेस मैट्रिक्स है तो आपको कितने एलिमेंट चाहिए? जल्दी बताओ मुझे। फॉर 2D स्ट्रेस एलिमेंट आपको कितने एलिमेंट चाहिए? फॉर 2D स्ट्रेस मैट्रिक्स कितने एलिमेंट चाहिए होंगे? जल्दी बताओ मुझे। अगर 2D स्ट्रेस मैट्रिक्स है जल्दी बताओ मुझे। वेरी गुड यार नितिन, बहुत बढ़िया। 2D स्ट्रेस मैट्रिक्स में क्या होगा? एक्स होगा वाई होगा, एक्स होगा वाई होगा। तो 2D स्ट्रेस एलिमेंट यही तो हो गए। एक्स फेस में एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होगा क्या होगा? सिग्मा एक्स एक्स होगा। एक्स फेस में वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा? टाउ एक्स वाई होगा। एक्स फे सॉरी ये सॉरी 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 ये क्या होगा? ये एक्स वाई होगा ये, ठीक है। वाई फेस में एक्स डायरेक्शन में शेयर स्ट्रेस होगा टाउ एक्स वाई एक्स, टाउ वाई एक्स। और ये क्या होगा? सिग्मा वाई। तो एंटी, सो वी नीड 3 स्ट्रेस एलिमेंट, ठीक है। सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई एंड टाउ एक्स वाई। टाउ वाई एक्स तो इक्वल ही है, तो इसका मतलब फॉर 2D स्ट्रेस मैट्रिक्स वी नीड 3 एलिमेंट। 3 स्ट्रेस एलिमेंट हमें चाहिए, 3 स्ट्रेस एलिमेंट चाहिए, जिसमें से 2 आपके नॉर्मल हैं और एक आपका क्या है? शियर है। 2 नॉर्मल 1 शियर। सबने लिख लिया? फटाफट लिखिए।
सबको समझ में आ गया? एवरीवन रिटन? जल्दी जल्दी बताओ यार, सबने लिख लिया? चलो बढ़िया, ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला कि हम कैसे स्ट्रेस एलिमेंट को 3 डायमेंशन में शो करते हैं, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? सो कैसे स्ट्रेस एलिमेंट को हम 3 डायमेंशन में शो करते हैं, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्लेन स्ट्रेस, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेन। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन स्ट्रेस एंड प्लेन स्ट्रेन, ये लिखिए। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन लिख लीजिए, ये कंडीशन होती है, ठीक है, ये कंडीशन होती है, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। क्लियर? देखो क्या होती है ये कंडीशन हम देखते हैं, देखो क्या होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एलिमेंट है और इस पे हमने क्या किया, देखो बहुत ध्यान से, ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए। देखो प्लेन स्ट्रेस एक ऐसी कंडीशन होती है जब किसी एक साइड में, देखो 3 साइडें होती हैं कि नहीं होती कि, देखो ये आपका क्या हो गया, सिग्मा वाई हो गया, सिग्मा एक्स हो गया, ठीक है। इस सिग्मा एक्स को बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, सिग्मा एक्स। सिग्मा वाई को बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रेस आएगा, दैट इज सिग्मा वाई। एक ऐसी कंडीशन जिसमें 2 डायरेक्शन में स्ट्रेस होंगे, थर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेस है वो 0 होगा, दैट कंडीशन इज नोन एज प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। समझ में आया सबको क्या बोल रहा हूं मैं? वो कंडीशन जिसमें किसी एक प्रिंसिपल डायरेक्शन में जो आपका स्ट्रेस है वो 0 है, बाकी 2 रिमेनिंग डायरेक्शन में आपके स्ट्रेसेस हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज प्रिंसिपल स्ट्रेस कंडीशन। सबको समझ में आ गया? तो प्रिंसिपल स्ट्रेस कंडीशन क्या है, आउट ऑफ 3 डायरेक्शन, one direction is not subjected to stress। और लेट अस सपोज यहां पर सिग्मा जेड की वैल्यू क्या है, 0 है, स्ट्रेस इन दी थर्ड डायरेक्शन इज 0, ठीक है। सच कंडीशन इज नोन एज प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। सच कंडीशन इज नोन एज प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। ये लिख लीजिए, सच कंडीशन इज नोन एज प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। कि आपके 3 डायरेक्शन में किसी एक डायरेक्शन में स्ट्रेस 0 हो तो वो कंडीशन क्या होगी, जैसे ये आपके डायग्राम सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, दिस कंडीशन इज नोन एज प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। एक चीज मुझे बताइए, इसके ऊपर एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है, असर्शन रीजन का आता है। देखो अगर मैंने बोला स्ट्रेस इन दी जेड डायरेक्शन इज 0, क्या इसका मतलब ये होगा स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन इन 0? यस और नो? अगर स्ट्रेस है जेड डायरेक्शन में 0, इट इंप्लाइज दैट ऑलवेज स्ट्रेन इन दी जेड डायरेक्शन इज 0। जल्दी बताओ यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ मुझे। इफ stress in the z direction is 0, this implies that strain in the z direction should be 0. Yes or no? No, very good यार, very good, very good, very good. No is the correct answer. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि आपको पता है स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, क्योंकि देखिए ना, जो ये स्ट्रेस है एक्स डायरेक्शन में, ये जो स्ट्रेस है एक्स डायरेक्शन, दैट विल ऑल्सो गिव द स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। इस y
स्ट्रेस की वजह से, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस की वजह से देयर विल बी स्ट्रेन इन दी जेड डायरेक्शन, होगा कि नहीं होगा? देखो बहुत ध्यान से, स्ट्रेन इन दी जेड डायरेक्शन विल बी सिग्मा जेड बाई ई, सिग्मा जेड बाई ई माइनस का म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स बाई ई प्लस सिग्मा वाई बाई ई। तो ये चीज जीरो है, सिग्मा जेड जीरो है तो ये जीरो है, बट देयर इज अ स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, सो स्ट्रेस इन दी, ठीक है, अगर स्ट्रेस जीरो है जेड डायरेक्शन में, इट डज नॉट मीन दैट दी स्ट्रेन विल ऑल्सो बी जीरो इन दी जेड डायरेक्शन, इट मे और मे नॉट बी जीरो। तो ये स्टेटमेंट आप लोग लिखो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इवन दो स्ट्रेस इन z direction is zero, stress in z direction is zero, it does not mean strain in that direction ठीक है, it does not mean strain in that direction will be zero, it may or may not be zero, it may or may not be zero। समझ में आ गया सबको? ये होती है प्रिंसिपल स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, आगे बढ़े। चलो बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेन। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालिए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेन, ये हेडिंग डालिए, प्रिंसिपल सॉरी प्लेन स्ट्रेन, सॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन स्ट्रेन। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन स्ट्रेन क्या होता है? प्लेन स्ट्रेन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन स्ट्रेन का मतलब ये होता है कि अगर किसी एक डायरेक्शन में स्ट्रेन जीरो है, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में अगर स्ट्रेन जीरो है, दैट कंडीशन इज नोन एज प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। ठीक है, लेट इसमें लिख देता हूं मैं, लेट स्ट्रेन इन वन प्रिंसिपल डायरेक्शन is zero। ठीक है, such condition is plane strain condition। such condition is plane strain condition। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। लेट अस सपोज लेट स्ट्रेन इन दी जेड डायरेक्शन इज जीरो, लेट स्ट्रेन इन दी जेड डायरेक्शन जीरो। तो स्ट्रेन इन दी जेड डायरेक्शन क्या होता है? सिग्मा जेड बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, अगर ये चीज जीरो है, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन है, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन का मतलब क्या हो गया? सिग्मा जेड, अब ये ई से ई भी कैंसिल आउट हो गया, सिग्मा जेड इज नथिंग बट म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, तो किसी एक डायरेक्शन में क्या होगा? किसी एक डायरेक्शन में आपका स्ट्रेन क्या होगा? जीरो होगा। तो कंडीशन फॉर प्लेन स्ट्रेन समझ में आ गई क्या होती है? देखो अगर ये चीज होगा तो मतलब स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन इज जीरो बट स्ट्रेस इन द जेड डायरेक्शन शुड नॉट बी जीरो। स्ट्रेन इन द जेड डायरेक्शन शुड बी जीरो बट
स्ट्रेस इन द जेड डायरेक्शन इज नॉट जीरो। मतलब क्या हो गया, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन डज नॉट लीड टू प्लेन स्ट्रेस कंडीशन और वाइस वर्सा। समझ में आया क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? प्लेन स्ट्रेन कंडीशन हमेशा प्लेन स्ट्रेस कंडीशन को डेवलप नहीं करती है, और उल्टा भी ट्रू है इसके लिए। तो ये भी आप नोट के फॉर्म में लिख लीजिए, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन डज नॉट लीड्स टू प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। मैं लिख देता हूं यहां पर, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन does not, plane strain condition does not leads to plane stress condition। and vice versa। सबको समझ में आया ये वाला पॉइंट? अब ऐसी क्या कंडीशन हम डेवलप कर सकते हैं कि एक साथ प्लेन स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेन कंडीशन डेवलप हो जाए? अब हमें क्या देखना है, हमें ऐसा एक्सप्रेशन डिराइव करना है कि सच दैट एक ही साथ प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, एक ही साथ प्लेन स्ट्रेन कंडीशन डेवलप हो जाए। चलिए बहुत ध्यान से, नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ, ठीक है, ये हेडिंग डालिए, साइमल्टेनियस simultaneous occurrence of plane strain and plane stress condition। ऐसा क्या फॉलो करें कि एक साथ दोनों कंडीशन डेवलप हो जाए? लेट अस सपोज प्लेन स्ट्रेन के लिए आपको क्या चाहिए, समेशन स्ट्रेन इन द जेड डायरेक्शन इज जीरो, ठीक है, स्ट्रेन, और साथ ही साथ क्या हो जाए, ये कब पॉसिबल है, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन कब जीरो होगा, जब आपका स्ट्रेस इन द जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू पॉइजॉन्स रेशियो ऑफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, ठीक है। प्लेन सिग्मा जेड इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। प्लेन स्ट्रेन कंडीशन कब आती है, जब ये वाली कंडीशन फॉलो होती है, सिग्मा जेड इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। अब आपको क्या चाहिए, इसके साथ साथ क्या हो जाए, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन भी आ जाए, सिग्मा जेड भी जीरो हो जाए। ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा कब पॉसिबल है, या तो देखो दो केस आएंगे, ठीक है, देखो यहां पर क्या हो गया, म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई जीरो हो जाए। ये कब पॉसिबल है, ए डॉट बी जीरो होगा, इसका मतलब या तो ए जीरो हो जाए या फिर बी जीरो हो जाए। ए जीरो का मतलब क्या हो जाए, या तो पॉइजॉन्स रेशियो जीरो हो जाए या फिर समेशन ऑफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर ये केस होते हैं दोनों, तो वो उस कंडीशन में क्या होता है, एक ही साथ प्लेन स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेन कंडीशन आती है। किस मटेरियल के लिए म्यू जीरो होता है, जल्दी बताइए मुझे, किस मटेरियल के लिए म्यू जीरो होता है, जल्दी बताओ मुझे, एग्जांपल भी दिया था मैंने आपको इसका। जल्दी बताइए मुझे, कौन से केस में म्यू जीरो होता है, किस मटेरियल के लिए म्यू जीरो होता है, जल्दी बताओ मुझे। कॉर्क के लिए, कॉर्क, कॉर्क शैंपेन की बोतल में होता है ना कॉर्क, उसके लिए म्यू जीरो होता है। क्लियर हो गई ये वाली बात, कॉर्क, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो बहुत ध्यान से, म्यू जीरो हो गया। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये एक आपका क्या है, ये एक स्ट्रेस एलिमेंट है, ये एक स्ट्रेस एलिमेंट है। इस एलिमेंट पे सिग्मा सिग्मा मैंने लगा दिया,
और ये देखो ये सिग्मा लगा दिया। क्या ये चीज, क्या ये प्लेन स्ट्रेस एंड प्लेन स्ट्रेन, शैंपेन वाला एग्जांपल याद है? क्या ये आपका प्लेन स्ट्रेस प्लेन स्ट्रेन कंडीशन बता रहा है क्या? जल्दी बताओ मुझे, क्या मुझे ये प्लेन स्ट्रेस प्लेन स्ट्रेन कंडीशन बता रहा है क्या? यस, इसमें भी प्लेन स्ट्रेस प्लेन स्ट्रेन कंडीशन होगी, क्योंकि देखिए एक्स डायरेक्शन में कितना है, सिग्मा है, वाई डायरेक्शन में कितना है, माइनस सिग्मा है, दोनों को सम करेंगे, माइनस सिग्मा, दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई शुड बी इक्वल टू जीरो। दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द प्लेन स्ट्रेस प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं कहां पर प्लेन स्ट्रेन कंडीशन आता है। ठीक है, आई होप लिख लिया होगा सबने, यहां पर ये लिख लिया सबने? चलो बढ़िया, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। देखो प्लेन स्ट्रेन कंडीशन कहां आएगा वो देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। देखो प्लेन स्ट्रेन कंडीशन कहां पर आएगा? अबे वो तुम ना देख लो इसलिए मैं काला करके पी रहा, काला नहीं है वे, बॉटल है वो एक्चुअली क्या है कि जैसे ये एक इफेक्ट लगाया हुआ है कंप्यूटर में, उसकी वजह से ये काला आ रहा है। काला जूस क्यों पीऊंगा भाई मैं? चलो देखो यहां पर बहुत ध्यान से, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन का क्या एग्जांपल होता है। देखो फॉर एग्जांपल आपके पास एक आटे का वो है, ठीक है, ये देखो बहुत ध्यान से देखिए, आपके पास ये आटे का डोव था, आपने इसमें क्या किया, रोलिंग करी, बेलन लिया और बेलन से आपने क्या करने लग गया, बेलन से आप इसे सपाट करने लग गए। ठीक है, लेट सपोज ये विड्थ है उसकी, ठीक है, और ये थिकनेस है। आटे का डो होता है ना घर में, लेडीज आपने देखा होगा घर में क्या कहते हैं, जब आटा बेला जाता है, आटे का डो है आपके पास और आप उसे क्या कर रहे हैं, बेलन से इसे फ्लैट कर रहे हैं। तो जब आपने देखा फ्लैट, जब आपने किया तो ये देखो, बिफोर बेलन लगाने के पहले थिकनेस, बेलन लगाने के बाद ये थिकनेस हो गई, ये हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, ये आपकी क्या है, थिकनेस बिफोर रोलिंग, थिकनेस बिफोर रोलिंग। और ये क्या है, थिकनेस आफ्टर दी रोलिंग, ये क्या है, थिकनेस आफ्टर दी रोलिंग। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए, जो आटे का डोव था उसकी विड्थ बहुत ज्यादा थी, उसकी विड्थ, और जब आप रोल करोगे उसकी विड्थ क्योंकि बहुत ज्यादा है, उसकी विड्थ में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर मैं स्ट्रेन निकालूं, स्ट्रेन इन विड्थ डायरेक्शन, विड्थ की डायरेक्शन में अगर मैं स्ट्रेन निकालता हूं तो स्ट्रेन इन विड्थ डायरेक्शन इज इक्वल टू चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ, क्योंकि विड्थ बहुत ज्यादा है बाकी के कंपैरिजन में। ठीक है, बाकी के कंपैरिजन में तो क्या हो जाएगा, चेंज इन विड्थ शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो गया, थिकनेस में चेंज आ गई, लेंथ में चेंज आ गई, बट विड्थ में कोई भी चेंज नहीं आई। तो ये कंडीशन क्या होती है, दिस इज प्लेन स्ट्रेन कंडीशन, क्योंकि थिकनेस में चेंज आ गई, लेंथ में, डोव के लेंथ में चेंज आ गई, बट विड्थ में कोई भी चेंज नहीं आई। सो दिस मींस दिस इज अ प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। तो इसका क्या मतलब हो गया,
प्लेन स्ट्रेन कंडीशन कब अकर करती है? जब एक डायमेंशन बहुत ज्यादा होता है, व्हेन वन डायमेंशन इज वेरी लार्ज, ठीक है, देन प्लेन स्ट्रेन कंडीशन अकर। तो ये नोट करके लिख लीजिए, व्हेन वन डायमेंशन इज वेरी लार्ज, when one dimension is very large, plane strain condition occur। प्लेन स्ट्रेन आप खुद लिख लीजिएगा, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन अकर। समझ में आया ये एग्जांपल? मजा आया इस एग्जांपल में? ये बताइए आप लोग, मस्त लगा? देखो अब कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे प्लेन स्ट्रेन कंडीशन क्या होता है। हमेशा याद रखोगे कि प्लेन स्ट्रेन कंडीशन क्या होता है। आटे का डो लिया, उसे रोल कर रहे हो आप लोग, तो लेंथ में चेंज आ गया, थिकनेस में चेंज आ गया, बट विड्थ में चेंज नहीं आया। और ये भी विड्थ है, मतलब रोलिंग के बाद ये विड्थ है, पहले ये विड्थ थी। तो जब भी कभी एक डायमेंशन बहुत ज्यादा होता है तो आपका क्या होता है? जब भी कभी एक डायमेंशन बहुत ज्यादा होता है उसमें चेंज क्या होता है? जीरो होता है। तो प्लेन स्ट्रेन कंडीशन व्हेन वन डायमेंशन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द अदर टू डायमेंशन। लिख लिया सबने? अब देखो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन देखते हैं कहां पर आता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया प्लेन स्ट्रेन कंडीशन कहां पर आता है। प्लेन स्ट्रेस कहां पर आता है? देखिए देखो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन कहां पर आता है, ये अपन देखते हैं। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन देखो हमारे पास क्या होते हैं, आपने कभी कोल्ड ड्रिंक कैन देखे होंगे। कोल्ड ड्रिंक कैन देखे कि नहीं देखे? अगर मैं उसका क्रॉस सेक्शन काटूं, मतलब कोल्ड ड्रिंक कैन को अगर मैं कैंची से, अगर चाकू से बीच से काट दूं, तो आपको ये पतली सी एल्यूमिनियम की शीट दिखेगी। ये पतली सी एल्यूमिनियम की शीट दिखेगी। ये क्या है? इसकी थिकनेस है, ये थिकनेस है, और उस शीट की ये डायामीटर है डी। उस शीट का ये डायामीटर है डी। ठीक है, तो देखो जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, हुप स्ट्रेसेस वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, हुप स्ट्रेस पढ़ेंगे, जब मैं आपको ये थिन सिलेंडर वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, थिन सिलेंडर थिक सिलेंडर, वहां पर मैं बताऊंगा एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होता है वो होता है पीडी अपॉन 2t, और वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होता है वो होता है पीडी अपॉन 4t, और जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होता है वो होता है p। ये मैं वहां पे डिराइव कर दूंगा। अब देखो उसके अंदर अगर मैंने कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है तो कोल्ड ड्रिंक एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लगाएगी पीडी अपॉन 4t, वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लगाएगी वो पीडी अपॉन 4t, ठीक है, और जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लगेगा वो पी लगेगा। अब बहुत ध्यान से देखिए, लेट अस सपोज जो डायामीटर बाई थिकनेस का रेशियो है उस कैन का, लेट अस सपोज 50 है, मतलब थिकनेस इतनी कम है, इतनी कम है, डायामीटर उसका 50 गुना ज्यादा है, डायामीटर 50 गुना है थिकनेस का। ठीक है, अब देखो स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन निकाल सकते हैं, स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन इज पी, ठीक है, और पी लेट अस सपोज इसमें जो प्रेशर लग रहा है वो 5 यूनिट का है, प्रेशर लेट अस सपोज 5 यूनिट का है, लेट अस सपोज प्रेशर 5 यूनिट का है। ठीक है, इसके अंदर जो कोल्ड ड्रिंक है वो प्रेशर क्रिएट कर रही है 5 यूनिट का। तो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस निकाल सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस क्या होगा? पीडी अपॉन 2t। पी कितना है? पीडी अपॉन 2t। देखो पी कितना है? 5 है, डी बाई टी क्या है? 50 है, तो ये 50 हो गया, डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो गया? 25, 25 पंजे 125 हो गया, ये 125 यूनिट का स्ट्रेस लगा एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में कितने यूनिट का स्ट्रेस लगा? पीडी अपॉन 4t। पी कितना है? 5, डी बाई टी कितना है? 50 है, 4 ये आ गया। ठीक है, सो दिस विल बी 62.5, 62.5। सिग्मा जेड क्या है? सिग्मा जेड 5 है। अब आप कंपेयर कर लो, इन कंपैरिजन टू सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, सिग्मा जेड बहुत छोटा है तो हम इसे 0 मान लेते हैं।
तो जब भी कभी एक स्ट्रेस जीरो होता है, दो स्ट्रेस होते हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। तो सिग्मा जेड यहां पर क्या है, बहुत छोटा है एज कंपेयर टू सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। सो ये एग्जांपल अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, जब हम थिक सिलेंडर थिन सिलेंडर करेंगे वहां पर ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सिग्मा जेड इज जीरो एज कंपेयर टू sigma x and sigma y. This condition is also known as plane stress condition. तो इसका क्या मतलब हो गया, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के लिए एक डायमेंशन जो थिकनेस है बहुत छोटी होनी चाहिए। एक चीज बहुत छोटी होगी तभी जो स्ट्रेस होगा एक डायमेंशन में वो जीरो होगा। इसका मतलब क्या हो गया, फॉर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन वन डायमेंशन शुड बी वेरी वेरी लेस, एंड फॉर प्लेन स्ट्रेन कंडीशन वन डायमेंशन शुड बी वेरी वेरी लार्ज। तो ये नोट के फॉर्म में लिख लीजिए। क्या नोट के फॉर्म में लिखना है, नोट के फॉर्म में आपको क्या लिखना है, फॉर प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। प्लेन स्ट्रेन कंडीशन कब होती है, जब आपका एक डायमेंशन बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है, वन डायमेंशन शुड बी वेरी लार्ज। और प्लेन स्ट्रेस कंडीशन कब होता है, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन तब डेवलप होता है जब एक डायमेंशन आपका बहुत बहुत छोटा हो, वेरी वेरी स्मॉल। वन डायमेंशन शुड बी वेरी स्मॉल। ये समझ में आया सबको। वन डायमेंशन शुड बी वेरी स्मॉल। सबको समझ में आ गया भाई, जल्दी जल्दी बताइए। सबको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन स्ट्रेन एंड प्लेन स्ट्रेस, जल्दी बताओ मुझे, सबको समझ में आया क्या होता है प्लेन स्ट्रेस, क्या होता है प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। ये डिजाइनिंग में बहुत हेल्प करता है यार, ये प्लेन स्ट्रेस प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। लिख लिया सबने, सबने लिखा, जल्दी जल्दी बताइए, सबने लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जनरल इक्वेशन फॉर प्लेन स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जनरल इक्वेशन फॉर प्लेन स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम ये देखेंगे
कैसे हम अपने स्ट्रेस एलिमेंट में स्ट्रेसेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे हमने क्या किया था यूनी एक्सियल लोडिंग में, हम जब हमने की थी, ठीक है, यूनी एक्सियल लोडिंग, देखो बहुत ध्यान से, ये भी तो ट्रांसफॉर्मेशन ही हो गया एक तरीके का। देखो जैसे ये था आपका, ये देखिए, ये भी तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। आपने स्ट्रेस लगाया इस फेस पर और किसी ऑब्लिक प्लेन पे आपने ये देख लिया नॉर्मल स्ट्रेस कितना लगेगा और शियर स्ट्रेस कितना लगेगा। नॉर्मल स्ट्रेस कितना लगेगा, शियर स्ट्रेस कितना लगेगा, ये भी तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। बट ये क्या था, यूनी एक्सियल लोडिंग थी। प्लेन स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया, दो एक्सिस में आपके स्ट्रेसेस लगेंगे, तीसरे में जीरो रहेगा। दो में आपके स्ट्रेस लगेंगे, तीसरे में जीरो रहेगा। तब कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे वो अब हमें देखना है। समझ में आया टॉपिक क्या है? टॉपिक आपका क्या है, जनरल डिजाइन कंसिडरेशन फॉर, जनरल इक्वेशन फॉर प्लेन स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन, जनरल इक्वेशन फॉर प्लेन स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? चलो देखो, इसके कुछ हम कन्वेंशन फॉलो कर लेते हैं और इसके कन्वेंशन हम फॉलो करेंगे और इसी कन्वेंशन से हम लोग आगे चलेंगे। कुछ साइन कन्वेंशन है वो हम फॉलो करेंगे। क्या कन्वेंशन हमारे हैं, देखिए बहुत ध्यान से। देखो क्या कन्वेंशन है। पहला कन्वेंशन तो ये है, जो भी आउटवर्ड फोर्सेस आपके हैं, जो भी आपके आउटवर्ड स्ट्रेसेस हैं उन्हें हम पॉजिटिव लेंगे। जो भी आपके आउटवर्ड स्ट्रेसेस हैं, ठीक है, ऑल आउटवर्ड नॉर्मल फोर्सेस आर टेकन एज पॉजिटिव। ऑल, ठीक है, आउटवर्ड नॉर्मल फोर्सेस आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो भी इनवर्ड फोर्सेस आएंगे उन्हें हम नेगेटिव ले लेंगे। ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन जो भी इनवर्ड फोर्सेस आएंगे उन्हें हम नेगेटिव ले लेंगे। तो देखो इनवर्ड फोर्सेस आपके जो भी आ रहे हैं, देखो ठीक है ना, जो इनवर्ड फोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये इनवर्ड फोर्स आ रहा है, ये स्ट्रेस है, इसको हम फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस को हम फोर्स में कन्वर्ट करते हैं। सो इनवर्ड फोर्सेस जो आपके हैं, ऑल इनवर्ड फोर्सेस, ठीक है, ऑल इनवर्ड नॉर्मल फोर्सेस, इन्हें हम क्या लेंगे, आर टेकन एज नेगेटिव, आर टेकन एज नेगेटिव। तो ये आपका फर्स्ट कन्वेंशन है, ये आपका सेकंड कन्वेंशन है। नाउ विल मूव टुवर्ड द थर्ड कन्वेंशन। थर्ड कन्वेंशन क्या है, देखो बहुत ध्यान से। थर्ड कन्वेंशन आपका है कि अगर आपका कोई शियर जो है, ठीक है, देखो बहुत ध्यान से, ये देखिए बहुत ध्यान से, अगर आपका राइट हैंड साइड में कोई शियर अगर लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में टाउ, तो इसे हम पॉजिटिव लेंगे। राइट हैंड साइड में अगर अपवर्ड शियर लग रहा है उसे हम पॉजिटिव लेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट फेस में अगर डाउनवर्ड शियर आपका है उसे हम पॉजिटिव लेंगे। राइट फेस में डाउनवर्ड शियर को पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट फेस में, सॉरी, राइट फेस में अपवर्ड शियर को पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट फेस में डाउनवर्ड शियर को नेगेटिव लेंगे। ये कैसा मोमेंट, ये कैसा कपल क्रिएट कर रहे हैं, देखो ये कैसा कपल क्रिएट कर रहे हैं, देखो बहुत ध्यान से, कैसा कपल क्रिएट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज कपल इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन,
by shear forces are taken as positive, और इसका अपोजिट क्या करेंगे हम, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन बाय द शियर फोर्स टेकन एज नेगेटिव। तो काउंटर क्लॉकवाइज आप देख लीजिए, तो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन जो आपका होगा, दिस रोटेशन इज टेकन एज नेगेटिव। मतलब राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड शियर अगर है, राइट हैंड साइड में अगर डाउनवर्ड शियर है, इट इज टेकन एज नेगेटिव। तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, क्लॉकवाइज रोटेशन बाय शियर फोर्स are taken as negative, और इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, राइट फेस में अपवर्ड पॉजिटिव, राइट फेस में डाउनवर्ड नेगेटिव। ये कन्वेंशन सबको समझ में आए, सबको कन्वेंशन समझ में आए? जल्दी बताओ मुझे, ये कन्वेंशन सबको समझ में आ गए? जो ये मैं कन्वेंशन ले रहा हूं, इन कन्वेंशन की मदद से कल हम ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे कि स्ट्रेस अगर एक डायरेक्शन में है, उसे दूसरी डायरेक्शन में अगर स्ट्रेस लेना हो मुझे, तो कैसे लेंगे। ठीक है गाइस, तो आज का, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा है उसे मैं एक गो में करूंगा, ठीक है। ऑलमोस्ट मुझे 2 घंटे लगेंगे कल के लेक्चर में, मुझे 2 घंटे लगेंगे। तो कल जो मेरा लेक्चर होगा वो 2 घंटे का होगा, ठीक है। कल जो मेरा लेक्चर होगा वो 2 घंटे का होगा, 7 बजे से 9 बजे तक। सो कल जो मेरा लेक्चर होगा 7 बजे से 9 बजे तक होगा, क्योंकि कल का जो लेक्चर है वो एक गो में होना चाहिए, एक ही गो में फिनिश करेंगे हम। बात समझ में आ गई? तो आज आप ये रिवाइज करिएगा जितना भी हमने पढ़ा है, ठीक है। चलो, सेशन ओवर करने से पहले मुझे आप ये बताइए, क्या ये प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है? जल्दी बताओ मुझे। सेशन ओवर करने से पहले आप मुझे ये बताइए, क्या ये प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है? जल्दी बताओ मुझे, बना देता हूं मैं। देखो बहुत ध्यान से, ये देखिए, ये बताइए मुझे, क्या ये प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है? जल्दी बताओ मुझे, इज इट अ प्लेन स्ट्रेस कंडीशन? जल्दी बताओ मुझे, क्या ये प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है? यस और नो? वेरी गुड यार, दिस इज अ प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। कल हम क्या करेंगे, कल हमें क्या करना है, ये देखो, कल हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिए। कल मैं क्या करूंगा, एक ये जो प्लेन है ना, ठीक है, इन स्ट्रेसेस की वजह से, ये जो एक प्लेन है, ये प्लेन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस प्लेन पे मैं सारे स्ट्रेसेस निकालूंगा। कल मैं क्या करूंगा, इन सारे स्ट्रेसेस की वजह से इस प्लेन पे मैं सारे स्ट्रेसेस निकालूंगा। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म करना, कि आपने किसी और प्लेन पे स्ट्रेस लगाए और इस ऑब्लिक प्लेन पे इन सारे स्ट्रेसेस का इफेक्ट देखेंगे। ये जो मैंने आपका शैडो किया है, ये एक ऑब्लिक प्लेन दिख रहा है आप लोग को? यस। तो ये जो स्ट्रेसेस हैं, इन सारे स्ट्रेस, और ये एंगल कितना है, ये थीटा एंगल है। सो दिस ऑब्लिक प्लेन इज एट थीटा एंगल, ठीक है। तो कल मैं ये करूं, इसे बोलते हैं प्लेन स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन, अब इस ऑब्लिक प्लेन पे, ठीक है, इस ऑब्लिक प्लेन पे मैं निकालूंगा इन सारे स्ट्रेसेस की वजह से
इस ऑब्लिक प्लेन पे चलो देखो, ये जो स्ट्रेसेस है ना, सिग्मा एक्स डैश और ये टाउ एक्स डैश वाई डैश, कल मुझे ये निकालना है, सिग्मा एक्स डैश टाउ एक्स डैश वाई डैश। तो इस ऑब्लिक प्लेन पे इन सारे स्ट्रेसेस की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, ये निकालूंगा कल मैं। आज की क्लास में किसी को डाउट तो नहीं है? जल्दी बताओ मुझे, आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं है? हर चीज क्रिस्टल क्लियर समझ में आई आप लोग को? कभी कभी मुझे डाउट होता है तुम लोग सच बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो यार। जल्दी जल्दी बताओ यार, समझ में आई सारी की सारी चीजें आज की? चलो बढ़िया, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं ओवर करता हूं, ठीक है, आज की क्लास में यहीं ओवर करता हूं। कल हम 2 घंटे की क्लास करेंगे और ये एक गो में पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है? चलिए ठीक है, ठीक है, रिवाइज करते रहिएगा यार आप लोग, ठीक है, रिवाइज करते रहिए। कल हम मिलेंगे, ठीक है, कल हम मिलेंगे, जो हमारी क्लास होगी कल वो 2 घंटे की होगी, तो विल कंप्लीट दिस सेशन, ये हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है, कल फिर मिलते हैं। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।